नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्नेबल चैनल पर। दोस्तों, जैसे जैसे एग्जाम का लेवल टफ होगा, आपको इन थ्योरीज से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आइए इस क्लास को हम शुरू करते हैं, वक्त ज्यादा बर्बाद नहीं करते हैं। व्यक्तित्व की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द पर्सोना से हुई है। इसका अर्थ मुखौटा है, जो प्राचीन काल में किसके द्वारा उपयोग किया जाता था। तो ये आया हुआ प्रश्न है। ये यूनानी नाटककारों द्वारा मंच पर पात्र बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, जो प्राचीन काल में एक्टर होते थे वो अपनी भूमिका बदलने के लिए इसे पहनते थे। नेक्स्ट, हिप्पोक्रेट्स ने शरीर के द्रव्यों के आधार पर वर्गीकरण किया और उनके अनुसार मेलनकॉलिक व्यक्ति की क्या मुख्य विशेषता है। ठीक है, आपको ये बताना है। तो जो अत्यंत उत्साही और सक्रिय लोग होते हैं, ये मेलनकॉलिक होते हैं? नहीं, ये क्या होते हैं? इनके अंदर क्या होता है? सैंग्विन होता है। इसको कहते हैं रक्त प्रधान। ठीक है, ये रक्त प्रधान लोग होते हैं और ये अत्यंत उत्साही और सक्रिय होते हैं। शांति और बहुत धैर्यवान कौन होता है? ये फ्लेगमेटिक होते हैं। क्या होते हैं? फ्लेगमेटिक। फिर से इस बात को मैं रिपीट करता हूं, फ्लेगमेटिक मतलब कफ प्रधान। ये उनकी विशेषता है, शांत और बहुत धैर्यवान होना। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसको हटा रहा हूं, अगर हम बात करें दुखी और विचारशील और निराशावादी, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। इनके अंदर ब्लैक बाइल होता है। क्या होता है? काला पित्त, ब्लैक बाइल। ब्लैक बाइल ये पाया जाता है। तो हिप्पोक्रेट्स के अनुसार दुखी और विचारशील और निराशावादी लोग मेलनकॉलिक होते हैं। इनके अंदर क्या पाया जाता है? ब्लैक बाइल पाया जाता है। जो बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं और आक्रामक होते हैं वो कॉलेरिक होते हैं। क्या होते हैं? कॉलेरिक होते हैं। स्पेलिंग कुछ एरर हो तो देखिएगा, कुछ तो एरर हो गया, इस पे आर यहाँ होना चाहिए था। कोलेरिक है, ठीक है। और इसका मतलब होता है पीला पित्त। क्या होता है? पीला पित्त। आई होप ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट, क्रेस्मर के अनुसार वे व्यक्ति जिनका शरीर मांसल और संतुलित होता है तथा जो सामाजिक रूप से काफी सक्रिय होते हैं कहलाते हैं। वो लोग कौन होते हैं जिनका शरीर मांसल रूप से संतुलित होता है और सामाजिक रूप से वो बहुत ज्यादा सक्रिय होते हैं? तो ऐसे कौन होते हैं? तो ऐसे होते हैं एथलेटिक। कौन होते हैं? एथलेटिक। ये शारीरिक रूप से मजबूत और समायोजन करने वाले होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करें एस्थेनिक की, तो एस्थेनिक कौन होते हैं? क्या कोई बता सकता है? एस्थेनिक कौन होते हैं? ये दुबले, ठीक है, लंबे और शर्मीले होते हैं। ये दुबले होते हैं, लंबे होते हैं और शर्मीले होते हैं। ये बात याद रखिएगा, दुबले, लंबे और शर्मीले एस्थेनिक होते हैं। ठीक है, इन्हें कुछ मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेप्टोसोमैटिक कहा जाता है। हाँ, लेप्टोसोमैटिक कहा जाता है, यही कहा जाता है इन्हें। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें पिकनिक, पिकनिक कौन होता है? ये गोल मटोल और छोटे और हंसमुख होते हैं। मैं लिख देता हूं इस बात को, गोल मटोल, छोटे प्लस हंसमुख होते हैं। ठीक है, शर्मीले नहीं होते, ये हंसमुख होते हैं। इसके अलावा बात करें डिस्प्लास्टिक। ये डिस्प्लास्टिक क्या है? ये कोई निश्चित प्रकार नहीं है, ठीक है, बल्कि जब शरीर की कोई असामान्य बनावट होती है तो उसको हम कहते हैं ऐसा। ठीक है, डिस्प्लास्टिक, ये अलग चीज है। नेक्स्ट, शेल्डन के अनुसार विसेरोटोनिया मतलब मिलनसार। क्या? मिलनसार। विसेरोटोनिया स्वभाव किस शारीरिक बनावट से संबंधित है? सोमेटोटाइप, तो सोमेटोटाइप से क्या क्या बोलते हैं इसमें। ठीक है, किस शारीरिक बनावट से संबंधित है? तो ये संबंधित है, कोई बता सकता है? विसेरोटोनिया विसेरोटोनिया स्वभाव किस शारीरिक बनावट से संबंधित है? ये संबंधित है एंडोमॉर्फिक से, गोल मटोल और नरम। किससे? करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एंडोमॉर्फिक जो होते हैं ये गोल मटोल शरीर वाले लोग होते हैं, ये आराम पसंद होते हैं और मिलनसार होते हैं। विसेरोटोनिया नेचर के होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें एक्टोमॉर्फिक, ये दुबले पतले होते हैं। क्या होते हैं ये? दुबले पतले लोग होते हैं, लेकिन दिमागी और अंतर्मुखी होते हैं। दिमाग होता है इनके बढ़िया, ऐसा मेरा मानना नहीं है, ऐसा शेल्डन का मानना था। मेसोमॉर्फिक कौन होते हैं? ये गठीले होते हैं। क्या होते हैं? गठीले होते हैं और शक्तिशाली और आक्रामक होते हैं। नेक्स्ट, कार्ल जुंग के अनुसार वह व्यक्ति जो अपनी ऊर्जा बाहरी दुनिया और लोगों से मेलजोल में लगाता है क्या कहलाता है? तो ऐसा इंसान होता है एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी। ये तो हो गया हमारा करेक्ट आंसर। उसके अलावा अगर हम बात करें इंट्रोवर्ट, तो इंट्रोवर्ट कौन होते हैं? ये अपनी भावनाओं को अंदर रखते हैं। भावनाओं को कहाँ रखते हैं? अंदर रखते हैं। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, बहुत सारे लोगों को ये पता ही होगा। ठीक है, और ये अकेले रहना भी पसंद करते हैं। इसके बाद बात करें एम्बिवर्ट। एम्बिवर्ट कौन होते हैं? क्या कोई बता सकता है? एम्बिवर्ट जिनमें दोनों के गुण हो। ठीक है, जुंग ने मूलतः दो ही दिए थे, इसे बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, जुंग ने जो है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दिए थे, एम्बिवर्ट बाद में जोड़ा गया था। और इसमें एम्बिवर्ट आप समझ गए ना, उभयमुखी, जिनके अंदर अंतर्मुखी बहिर्मुखी दोनों के गुण हो। ठीक है, और ईगोसेंट्रिक कौन होते हैं? ये कोई व्यवहार नहीं है, बल्कि ये एक व्यवहार का दोष है। ठीक है, व्यवहार का दोष है। ठीक है, नेक्स्ट,
प्रिंजर ने अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन में मूल्यों के आधार पर 6 प्रकार बताए हैं। ठीक है, व्यक्तियों के ये 6 प्रकार हैं। इनमें कौन सा यूटिलिटी मतलब उपयोगिता और लाभ को सबसे अधिक महत्व देता है? तो ऐसा महत्व देने वाला होता है इकोनॉमिक। कौन होता है? इकोनॉमिक। ये हर चीज के लिए फायदा और नुकसान दोनों को अपनी नजर में पहले रखते हैं। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो गया इकोनॉमिक। उसके अलावा अगर हम बात करें थ्योरेटिकल, ये कौन होते हैं? ये क्या करते हैं कि ज्ञान, सत्य और सिद्धांतों की खोज करने वाले होते हैं। ज्ञान, सत्य और सिद्धांतों की खोज करने वाले होते हैं थ्योरेटिकल। थ्योरी से आप समझ रहे होंगे। एस्थेटिक कौन होता है? ये सुंदरता, कला और रूप को महत्व देते हैं। रिलीजियस कौन होता है? ये आध्यात्मिक, शांति और ईश्वर वगैरह इन सब में विश्वास रखने वाले लोग होते हैं। नेक्स्ट, भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार जो हमारी सांख्य फिलॉसफी है, वह व्यक्ति जिसमें रजस गुण प्रधान होता है, सक्रिय इच्छाओं से भरा हुआ और गत्यात्मक होता है। वह व्यक्ति जिसमें रजस गुण होता है वो सक्रिय होता है, इच्छाओं से भरा हुआ होता है और गत्यात्मक होता है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। शांत और पवित्र, ये कौन है? ये सत्व गुण वाले होते हैं। कौन होते हैं? सत्व गुण वाले। हो सकता है क्वेश्चंस आ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। सत्व गुण वाले शांत, ज्ञान और खोज करने वाले और पवित्र होते हैं। आलसी कौन होता है? आलसी होता है तमस गुण वाला। तमस गुण वाले को हम आलसी कहते हैं। ठीक है, सक्रिय इच्छा वाले को हम रजस कहते हैं, और मतलब उसके अंदर रजस गुण होता है। और वैरागी और समाज से दूर होने वाला, ये व्यक्तित्व का एक जीवन स्तर हो सकता है, ये कोई गुण नहीं है। ठीक है, मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूं, वैरागी और समाज से दूर रहने वाला ये कोई गुण नहीं है, ये जीवन जीने का स्तर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, गॉर्डन ऑलपोर्ट के अनुसार वह विशेषक जो व्यक्ति के व्यक्तित्व में सबसे कम स्थायी होता है और केवल विशिष्ट परिस्थितियों में दिखता है। वह विशेषक जो व्यक्ति के व्यक्तित्व में सबसे कम स्थायी होता है और केवल विशिष्ट परिस्थितियों में दिखता है, तो वो क्या होता है? क्या कोई बता सकता है इस बात को? ये होता है आपका सेकेंडरी ट्रेट। क्या होता है? सेकेंडरी ट्रेट, द्वितीयक विशेषक। क्या होता है? सेकेंडरी ट्रेट। सपोज जैसे किसी को खाना पसंद है, ठीक है, खाना पसंद है तो जब भूख लगेगी तब वो खाना खाएगा, तो ये सेकेंडरी ट्रेट हुआ है ना, उसकी पसंद तभी जगेगी उसकी, है ना। किसी खास तरह का उसको हेयर स्टाइल बनाना है तो वो परमानेंट नहीं होगा, वो कुछ टाइम के लिए होगा। ठीक है, सबसे कम स्थायी होगा वो। कार्डिनल ट्रेट क्या होते हैं? कार्डिनल ट्रेट होते हैं व्यक्ति की ये पूरी पहचान बताते हैं। ठीक है, व्यक्ति की पूरी पहचान बताते हैं कार्डिनल ट्रेट। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है गांधी जी। गांधी जी की सिर्फ एक पहचान यहां से समझ में आ जाती, अहिंसा। तो कार्डिनल अहिंसा क्या है? गांधी जी का कार्डिनल ट्रेट है। ठीक है, ये हो गया कार्डिनल ट्रेट। इसके बात करें सेंट्रल ट्रेट, तो सेंट्रल ट्रेट ये व्यक्ति की मुख्य ईंटें हैं। क्या है? मुख्य ईंटें हैं। मुख्य ईंटें कैसे हैं? सपोज कोई व्यक्ति है और वो बहुत ज्यादा ईमानदार है, तो ये ईमानदारी उसकी क्या है? विशेषक है ना ये एक अपने आप में। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी है, तो ये सारी चीजें हो गई सेंट्रल ट्रेट। कॉमन ट्रेट ये एक ही संस्कृति में बहुत सारे लोगों के अंदर हो सकते हैं, ये होता है कॉमन ट्रेट। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे मेरे करीब पे शादियां बहुत ज़्यादा हैं, तो मुझे थोड़ा रिकॉर्डिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है। आई होप आप थोड़ा कोऑपरेट करेंगे। वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो में वॉइस ना आए, अगर आ भी जाए तो प्लीज़ थोड़ा मैनेज करिएगा। अरबी कैटल ने फैक्टर एनालिसिस का प्रयोग करके कितने प्राथमिक स्रोत विशेषकों की पहचान की थी या सोर्स ट्रेट्स की पहचान की थी? तो 16 की पहचान की थी। ठीक है, इसीलिए टेस्ट का नाम पड़ता है 16 PF टेस्ट। ठीक है, ये हो गया बहुत बेसिक। ये 5 क्या है? ये 5 कुछ नहीं है, इसको आपको जानने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ कुछ है जो आपको जानना है। 12 ये क्या है? ये कैटल के शोध के शुरुआती चरणों में पहचाने गए कारकों की संख्या है। कैटल ने जब टेस्ट किया था तो उसमें जो शुरुआती चरणों में पहचाने गए कारक थे उनकी संख्या है 12। ठीक है, बाकी अलग है। नेक्स्ट, हंस आइजनेक के अनुसार व्यक्तित्व का बायोलॉजिकल आधार क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो हंस आइजेनक के अनुसार व्यक्तित्व का बायोलॉजिकल आधार होता है मस्तिष्क का अराउजल या उत्तेजना स्तर। मस्तिष्क का उत्तेजना स्तर। ठीक है, ये क्या है? ये किस पे डिपेंड करता है? ये जो अराउजल है ये किस पे डिपेंड करता है? मस्तिष्क का ये डिपेंड करता है RAS पे। किस पे? RAS पे, रेटिकुलर, इसको बोलते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये ठीक है, इसकी यहाँ पे ए लगा देंगे तो अराउजल रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ये हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी। ठीक है, इसके बाद बात करें ये जो शरीर के द्रव्यों का संतुलन है ये क्या है? ये हिप्पोक्रेटस की पुरानी धारणा है, इतना डीप आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, इसके अलावा बचपन के सामाजिक अनुभव ये बायोलॉजिकल आधार हैं, ये हैं, लेकिन किसके अकॉर्डिंग है? ये सामाजिक मनोवैज्ञानिक बायोलॉजिकल आधार नहीं है, ये सामाजिक मनोवैज्ञानिक आधार है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक आधार है। किसके अकॉर्डिंग है? क्या कोई बता सकता है? सामाजिक शब्द आ जाए तो बंडूरा, भूलिएगा नहीं इस बात को।
ठीक है, बांडूरा, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो पालन पोषण, ये दूसरी चीज हो गई, इसको जानने की हमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, आधुनिक बिग 5 मॉडल में यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक चिंताग्रस्त, असुरक्षित और आत्म जागरूक है तो वह किस आयाम का उच्च स्कोर करेगा? किस आयाम पर उच्च स्कोर करेगा? क्या ये बात कोई बता सकता है? तो वो कहां पे पहुंचेगा? ओपननेस टू एक्सपीरियंस, एग्रीएबलनेस, न्यूरोटिसिज्म, एक्स्ट्रावर्जन। क्या कोई ये बात बता सकता है? आपका करेक्ट आंसर क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर है न्यूरोटिसिज्म, ये होगा न्यूरोटिसिज्म। अब ये इसका मतलब है यहाँ पे तनाव, चिंता और जागरूकता वाला आदमी यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। ये हो गया उनका स्तर उच्च स्कोर वाला। इसके अलावा बात करें ओपननेस टू एक्सपीरियंस, ये क्या है? ओपननेस टू एक्सपीरियंस क्या कोई बता सकता है? ये कल्पनाशीलता और नई चीजों के प्रति खुलेपन को दर्शाता है, तो इसको जानने की वैसे जरूरत नहीं थी, ठीक है, इतना ही सफिशिएंट है। नेक्स्ट, फ्रीडमैन और रोशनमैन द्वारा बताए गए टाइप ए व्यक्तित्व की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? क्या ये बात कोई बता सकता है? फ्रीडमैन और रोशनमैन द्वारा बताए गए टाइप ए व्यक्तित्व की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तो सबसे बड़ी कमजोरी है समय की कमी का दबाव और अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, टाइम अर्जेंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। इस बात को समझिएगा, जब ये प्रॉब्लम होती है फ्रीडमैन और रोशनमैन के अनुसार, तो वहां पे होता क्या है कि समय की कमी होती है, ठीक है। समय की कमी की वजह से जो दबाव बनता है और लोगों के अंदर आपसी प्रतिस्पर्धा होती है, उससे लोग हमेशा तनाव में रहते हैं। किस में रहते हैं? तनाव में रहते हैं। और तनाव में रहने की वजह से क्या होता है? हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, ठीक है। ये उनका लॉजिक था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अत्यधिक आलस, ये टाइप बी वालों का अपोजिट लक्षण है, विपरीत लक्षण है टाइप बी वालों का। सामाजिक कौशल की कमी, ये इंट्रोवर्जन का लक्षण हो सकता है, लेकिन जाने दीजिए, इसको जानने की जरूरत नहीं है। बहुत अधिक कल्पनाशीलता, ये ओपननेस ट्रेट का हिस्सा है, ठीक है। किसका? ओपननेस ट्रेट का हिस्सा है। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें विशेषक और प्रकार सिद्धांत के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या है? यह है कि यह प्रकार सिद्धांत गुणात्मक है जबकि विशेषक सिद्धांत मात्रात्मक है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात कोई बता सकता है? ये एकदम करेक्ट है। देखिए, अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो आप इनको बहुत आराम से कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस हल्के नहीं है। आपको लग रहा होगा बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ इसलिए हो रहा है। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, जिनके डीप कॉन्सेप्ट क्लियर हैं वो इनको बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो जाइए, जहाँ से भी आपने पढ़ा हो, पेड कोर्स से या बुक्स से, पहले इन थ्योरीज को वहां से उठा उठा के एक बार पढ़ लीजिए, आपके पास समय है, ठीक है। और फिर इन क्वेश्चंस को करिए। लेवल इन क्वेश्चंस का सच में बहुत अच्छा है। तो विशेषक और प्रकार सिद्धांत के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए, क्या होता है, जो प्रकार होता है वो व्यक्ति को कैटेगरी में बांटता है, ठीक है। प्रकार क्या करता है? व्यक्ति को कैटेगरी में बांटता है। CAT मैंने लिख दिया है, ऐसे ही आपको भी शॉर्ट नोट्स में लिखना है। प्रकार क्या करता है? व्यक्ति को कैटेगरी में बांटता है। वहीं पे जो विशेषक होता है वो उसे स्केल पे मेजर करता है, स्केल से मेजर करता है। ये इनके बीच में की डिफरेंस होता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें, अगर प्रकार सिद्धांत आधुनिक है जबकि विशेषक प्राचीन है, क्या ये बात सच है? नहीं, ये दोनों ही पुराने हैं, ये बात याद रखिएगा। अब मुझे क्यों पता है? मैंने तो थ्योरी पढ़ी है, इसलिए मुझे पता है। ये दोनों ही पुराने हैं और नए समय पे इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। दोनों ही पुराने हैं, ठीक है, और नए रूप में मौजूद हैं। प्रकार सिद्धांत केवल 2 श्रेणियां हैं? नहीं, इसकी बहुत सारी श्रेणियां हो सकती हैं, ठीक है। जैसे स्प्रेंजर ने 6 दी थी, ठीक है ना, मतलब स्प्रेंजर ने 6 दी थी, शेल्डन ने और दिए, ठीक है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग दिया, ठीक है। तो प्रकार सिद्धांत कई तरह के हो सकते हैं, 2 श्रेणियां नहीं है इसकी, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें, ये चौथा कह रहा है विशेषक सिद्धांत शारीरिक बनावट पर आधारित है। क्या ये बात सही है? सभी प्रकार का सिद्धांत शरीर पर आधारित नहीं होता, ठीक है। सभी प्रकार का जो सिद्धांत है वो शरीर पे आधारित नहीं होता। जुंग ने क्या किया था? जुंग ने तो मानसिक बनावट के आधार पे वो किया था, है ना, मानसिक तौर पे लोगों को बांटा था। आई होप ये बातें क्लियर होंगी। प्रश्न बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट, प्रक्षेपी विधि, प्रोजेक्टिव मेथड, टेट का निर्माण मॉर्गन और मरे ने किया। इसमें कुल कितने कार्ड्स का उपयोग किया जाता है? तो ये तो आप समझ गए ना, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट किसने निर्माण किया? मॉर्गन और मरे ने, ठीक है। लेकिन इसमें कुल कितने कार्ड्स यूज होते हैं? तो इसमें कुल 30 + 1 31 कार्ड्स यूज होते हैं। पहला जो एक खाली कार्ड होता है, मतलब जिसे हम सादा कार्ड कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये 10 क्या है? ये 10 नंबर यहाँ पे क्या है? देखिए, जो नंबर है ना, हम उनको भी डिस्कस करेंगे अगर वो कुछ होगा तो। 10 नंबर क्या है? ये जो हरमन रोशा का था ना,
इंक ब्लॉट टेस्ट किसका था, है ना, इंक ब्लॉट टेस्ट करके कुछ था ना, इंक ब्लॉट टेस्ट या इंक ब्लॉट टेस्ट आप बोल दीजिए, ये हरमन रोशा का था। इसमें ये 10 कार्ड्स थे, क्या थे, इसमें ये 10 कार्ड्स थे, कार्ड्स की संख्या 10 थी, ठीक है। 10+1 क्या है, क्या कोई बता सकता है, ये किसी तरह का कोई मानक परीक्षण ही नहीं है, ठीक है। और अगर बात करें 20 क्या है, तो ये भी गलत है, ये सामान्य टेस्टिंग में यूज होता था, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट, रोशा शाही धब्बा परीक्षण में लाल और काले रंगों वाले कार्ड्स की संख्या कितनी होती है, क्या ये बात कोई बता सकता है, अगर कोई बता सकता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं ही बता देता हूँ, 2 होती है। कितनी होती है, 2। कार्ड नंबर 2 और 3, कार्ड नंबर 2 और 3 में काला और लाल रंग होता है, काला और लाल रंग होता है, ये तो हो गया आपका लाल और काले रंग का, ठीक। इसके बाद अगर बात करें, अगर कुछ दूसरा पूछ लेता है तो कहाँ से बताएंगे, तो वो भी आपको पता होना चाहिए ना। ये 5 क्यों गलत है, ठीक है, ये कार्ड्स केवल काले और सफेद होते हैं, ठीक है, 5 कार्ड्स केवल काले या सफेद होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, ये 3 क्या है, क्या कोई बता सकता है, इस 3 में भी है, ये कार्ड्स पूरी तरह मल्टी कलर्ड होते हैं, क्या होते हैं, मल्टी कलर्ड होते हैं। आई होप ये बात क्लियर होगी, ठीक है। ये क्यों गलत है, 10, ये पूरे परीक्षण के कार्ड्स की कुल संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट, SCT सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट किस प्रकार का व्यक्तित्व मापन तकनीक का हिस्सा है, क्या कोई इस बात को बता सकता है, तो ये प्रक्षेपी है, प्रोजेक्टिव टेक्निक है, क्या है, प्रोजेक्टिव टेक्निक है। व्यक्ति को आप अधूरे वाक्य दे देते हैं और फिर या ये कहें व्यक्ति अधूरे वाक्यों में अपने अचेतन मन को डालता है, जो कुछ अधूरे वाक्य वहां वो अपने अचेतन मन को डाल के ढूंढने की, उनको पूरा करने की कोशिश करता है। ये तो हो गया आपका प्रक्षेपी विधि से संबंधित। आत्मनिष्ठ क्या है, इस व्यक्ति सीधे अपने बारे में नहीं बल्कि कहानी जैसे बताता है, ठीक है, कहानी बुनता है, ये होता है आपका आत्मनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ वही सही गलत जो फिक्स जवाब होते हैं वो होता है। साइकोमेट्रिक ये क्या होता है, ये गलत इसलिए है क्योंकि ये व्यक्तित्व मापन की तकनीक का हिस्सा तो है लेकिन SCT का नहीं है, ये बुद्धि परीक्षण में इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये व्यक्तित्व मापन तकनीक का हिस्सा नहीं है, ये इंटेलिजेंस में यूज होता है। खैर इतना डीप आपसे पूछेगा नहीं। वॉल्टर मिशेल द्वारा शुरू की गई पर्सन सिचुएशन डिबेट का मुख्य तर्क क्या है, क्या कोई बता सकता है, जिसने थ्योरी बहुत अच्छे से की है ना वही इसको बता पाएगा। वॉल्टर मिशेल द्वारा शुरू की गई पर्सन सिचुएशन डिबेट का मुख्य तर्क क्या है, तो व्यक्तित्व हमेशा स्थिर रहता है, ये बात वॉल्टर मिशेल ने कही थी, नहीं, व्यक्तित्व स्थिर होता है, ये कौन मानता था, ये ऑलपर्ट और कैटल ऐसे लोग मानते थे, कौन, ऑलपर्ट और कैटल मानते थे, ठीक है, ऐसे लोगों का मानना था कि व्यक्तित्व हमेशा स्थिर रहता है। इसके अलावा बात करें, व्यवहार केवल अनुवांशिकता पर निर्भर करता है, व्यवहार केवल अनुवांशिकता पर निर्भर करता है, नहीं, ये तो पूरी तरह जैविक दृष्टिकोण हो गया, ये तो एकदम गलत हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें, व्यवहार परिस्थिति के अनुसार बदलता है न केवल स्थायी गुणों पर, ये मुझे कुछ सही लग रहा है, व्यवहार परिस्थितियों के अनुसार बदलता है ना कि केवल स्थायी गुणों पर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, वॉल्टर मिशेल ने गुणों की स्थिरता को चुनौती दी, ठीक है, और उन्होंने कहा कि व्यवहार गुणों के स्थायी होने पे नहीं, ठीक है, उन्होंने कहा कि ये जो ट्रेड्स होती हैं ये स्थायी नहीं है, उनके कहने का मतलब था जो व्यवहार की परिस्थिति है उसके अनुसार पर्सन सिचुएशन चेंज होती है। इससे बहुत आसान शब्दों में इस बात को बोलता हूं कि उन्होंने कहा कि व्यवहार परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता, ठीक है, व्यवहार परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता, उन्होंने सीधे सीधे गुणों को, ट्रेड्स को चुनौती दी थी, ठीक है, कि ये स्थिर नहीं है। आगे बढ़े। नेक्स्ट, NIOS के अनुसार व्यक्तित्व एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब संगठन है, और ऑर्गेनाइजेशन शब्द यहाँ पे क्या है, क्या कोई बता सकता है, कैसा डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है ये, तो ये ऑर्गेनाइजेशन शब्द यहाँ पे क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये विभिन्न अंगों का समूह है, नहीं, विभिन्न अंगों का समूह बहुत अलग चीज हो गई, ये हो गया, ये एक एनाटॉमी से रिलेटेड वर्ड हो गया, क्या हो गया, एनाटॉमी से रिलेटेड वर्ड हो गया, शरीर रचना विज्ञान की बात हो गई यहाँ पे। दूसरा अगर हम देखें कि मानसिक और शारीरिक गुणों का एकीकृत तंत्र, हाँ यही ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है, यही ऑर्गेनाइजेशन है। व्यक्तित्व केवल बाहरी रूप या केवल मानसिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि वो शारीरिक मानसिक गुणों का एक एकीकृत तंत्र है, मिलके, सिर्फ सिंगल नहीं है, सिर्फ बाहर को देख के आप व्यक्तित्व नहीं कहेंगे, अंदरूनी चीजों को देख के आप व्यक्तित्व नहीं कहेंगे, मानसिक और शारीरिक गुणों का एकीकृत तंत्र क्या कहलाता है, व्यक्तित्व बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन शब्द यही है, इसके अलावा केवल बाहरी दिखावा और ये तो एकदम अलग हो गया। नेक्स्ट,
पंचकोश सिद्धांत के अनुसार, ये थ्योरी मैंने कराई है अपनी, शायद पहली क्लास में कराई है, इसको देख सकते हैं आप वहां जाके। पंचकोश सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व का वह स्तर जो हमारी बुद्धि और विवेक से जुड़ा हुआ है, जिसने थ्योरी की है उसी को पता है विज्ञानमय कोश है। क्या है? विज्ञानमय कोश है। यही आपका सही उत्तर ही है। जो विज्ञानमय कोश होता है, ये ज्ञान प्लस तर्क का स्तर है, ये ज्ञान और तर्क से जुड़ा है। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके आगे डिस्कस करें। अन्नमय कोश, अन्नामय कोश। तो अन्नामय कोश होता है, ये क्या? भोजन से संबंधित होता है, अन्न भोजन, ठीक है, भोजन से बना जो भौतिक शरीर है उससे संबंधित है। प्राणमय कोश, नाम से समझ में आ रहा है, श्वसन से संबंधित है। प्राण मतलब हवा, श्वसन प्लस जीवन का जो ऊर्जा का स्तर है उससे संबंधित है, ठीक है। उसके बाद बात करें आनंदमय कोश, क्या है आनंदमय कोश? तो ये आत्मा प्लस परम सुख, इनसे संबंधित है। किससे संबंधित है? आत्मा प्लस परम सुख से संबंधित है। मैं आपको कीवर्ड्स बता देता हूं ताकि आप उन्हें नोट डाउन कर लें और आपको थ्योरी भूले ना। अगर ये आपको वहां दिखे तो आप इसे रट के चले जाएं। नेक्स्ट, कौन सी व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है जिसमें शोधकर्ता व्यक्ति के व्यवहार को प्राकृतिक स्थिति में देखता है? तो ये है आपका ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, जो शोधकर्ता होता है वो डायरेक्ट इंटरवेन नहीं करता, बस वो दूर से ऑब्जर्व करता है, बिना हस्तक्षेप किए ऑब्जर्व करता है। इंटरव्यू, आप जानते हैं इंटरव्यू क्या होता है। केस स्टडी क्या होता है, इसमें व्यक्ति के इतिहास का विवरण किया जाता है, विवरण व्यक्तिपरक होता है। फ्री एसोसिएशन क्या है? ये मनोविश्लेषण तकनीक है। फ्री एसोसिएशन क्या है? ये मनो, इसको थोड़ा गलत हो गया, सही कर लीजिएगा, मनोविश्लेषण टेक्निक है ये, ठीक है, और ये पूरी तरह व्यक्तिपरक है। नेक्स्ट, सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज जैसे MMPI किसका सबसे बड़ी सीमा क्या है? तो इसकी सबसे बड़ी सीमा यह है कि लोग अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए झूठ बोल देते हैं। इसमें व्यक्ति सोशल डिजायरेबिलिटी के कारण गलत उत्तर दे सकता है। यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैं एक बार और करा चुका हूं। अल्बर्ट बांडूरा के अनुसार व्यक्ति को अपनी क्षमताओं में विश्वास का वह किसी कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता है, क्या कहलाती है? अगर किसी को ये बात भरोसा है कि मैं ये काम कर सकता हूं तो ये कहलाता है सेल्फ एफिकेसी। क्या कहलाता है? सेल्फ एफिकेसी। इससे मल्टीपल टाइम्स पे क्वेश्चन आया हुआ है। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है? सेल्फ कॉन्सेप्ट है मैं कौन हूं। स्वधारणा क्या है? स्वधारणा, या एग्जाम्पल याद रखिए, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, ठीक है। मैं कौन हूं जब आप सवाल पूछेंगे तो सेल्फ कॉन्सेप्ट आएगा। सेल्फ एस्टीम क्या होता है? मैं खुद को कितनी वैल्यू देता हूं, ये आत्मसम्मान से जुड़ा है। सेल्फ एस्टीम आत्मसम्मान, मतलब आप अपने आप को कितनी वैल्यू देते हो, ठीक है, ये हो गया सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एफिकेसी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि किसी कार्य को आप किस तरह कर सकते हो, ये आपको पता ही चल गया, मैं यह कार्य कर सकता हूं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें लोकस ऑफ कंट्रोल, ये क्या है? इसको जान लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ये रोटर का सिद्धांत है। किसका? रोटर का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है ये? रोटर का कॉन्सेप्ट है कि सफलता का कारण अंदर या बाहर होता है। रोटर का लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है? रोटर का ROTTER, रोटर का सिद्धांत है कि सफलता का कारण अंदर या बाहर होता है। आई होप ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट, लियोपोल्ड बेलक के द्वारा विकसित CAT चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट 3 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए इन्होंने बनाया था। इसको करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, गॉर्डन अल्पर्ट ने उस सिद्धांत को क्या कहते हैं जिसमें वे मानते हैं कि वयस्क प्रेरक अपने मूल बचपन के अनुभव से स्वतंत्र होते हैं? मतलब जो एडल्ट मोटिव्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं अपने बचपन के मोटिव्स से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फंक्शनल ऑटोनॉमी। फंक्शनल ऑटोनॉमी, कार्यात्मक स्वायत्तता, ठीक है। अब ये इसका मेन जो पूछ रहा है उसका मतलब क्या है? आप जो कर रहे हैं उसकी वजह आज की है, ना कि आपके बचपन की, ठीक है। आप जो कर रहे हैं उसकी वजह आज की है, ना कि ये आपके बचपन की वजह है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें सेल्फ एफिकेसी, हमने अभी डिस्कस कर लिया था। डायनेमिक कंसिस्टेंसी क्या होता है? ये परिस्थितियों में व्यवहार का मेल होना होता है। डायनेमिक कंसिस्टेंसी, परिस्थितियां जो होती हैं उनमें जो आपका व्यवहार मेल करता है, किस तरह से मेल कर रहा है, वो होता है परिस्थितियों में व्यवहार का मेल। ये मेल मैंने लिखा है, सॉरी फॉर दैट। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोपियम, प्रोप्रियम जानना जरूरी है। ये अल्पोर्ट का है। किसका है? अल्पोर्ट का है, और ये सेल्फ के लिए इस्तेमाल हुआ है। सेल्फ जो टर्म है उसके लिए इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट, टाइप सी व्यक्तित्व जिसे मॉरिस ने पहचाना था मुख्य रूप से किस बीमारी के प्रति संवेदनशील माना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये कैंसर के प्रति संवेदनशील माना जाता है। मॉरिस का ऐसा मानना था कि जो लोग भावनाएं दबाते हैं, क्या करते हैं? भावनाएं दबाते हैं, उनमें कैंसर का खतरा ज्यादा होता है, ऐसा मॉरिस का मानना था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि और क्या क्या मानना था, तो हृदय रोग किससे जुड़ा है? तो ये टाइप ए से जुड़ा है, टाइप ए से जुड़ा है, ठीक है। अस्थमा किससे जुड़ा है? ये एक श्वसन रोग है, किसी विशिष्ट व्यक्ति का प्रकार नहीं है, ये बात याद रखिएगा।
ये एक श्वसन रोग है, आप जानते हैं। मधुमेह क्या है, ये वंशानुक्रम और जीवन शैली दोनों पर आधारित है, ठीक है, ये किसी टाइप में नहीं है। नेक्स्ट, आरबी कैटल के अनुसार वह डेटा जो व्यक्ति के वास्तविक जीवन की घटनाओं जैसे स्कूल रिकॉर्ड या ऑफिस रेटिंग से प्राप्त किया जाता है उसे कहते हैं लाइफ रिकॉर्ड डाटा, एल डाटा। एग्जाम में आपको ये शायद ना मिले, सीधे एल डाटा लिखा मिले, तो इस बात को याद रखिएगा। लाइफ डाटा जो होता है उसकी ये वो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये क्या करता है, जैसे आपका स्कूल रिपोर्ट, डायरी, इन सब का रेटिंग वगैरह जो होता है, ये लाइफ रिकॉर्ड है आप एक तरह से, ठीक है, तो यहाँ से मिलता है। उसके अलावा अगर हम बात करें क्यू डाटा, ये क्वेश्चनायर से मिलता है, ठीक है। क्वेश्चनायर मतलब प्रश्नावली जो रखी जाती है उससे मिलता है। टेस्ट डाटा क्या होता है, ये प्रयोगशाला में किए गए जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, ठीक है, लैब में जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट किए जाते हैं उनसे मिलता है टी डाटा। एस डाटा क्या होता है, सेल्फ रिपोर्ट, ये आप समझ गए होंगे, सेल्फ रिपोर्ट का ही दूसरा नाम है सेल्फ डाटा, सेल्फ रिपोर्ट डाटा, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर दैट मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ आपको, या मैं बहुत फास्ट इनको सॉल्व करा रहा हूँ, मजबूरी है, टाइम बहुत कम है आपके पास। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। अच्छा प्रश्न है, व्यक्तित्व अध्ययन का वह दृष्टिकोण जो केवल एक व्यक्ति के अनूठे गुणों पर ध्यान केंद्रित करता है क्या कहलाता है। व्यक्तित्व अध्ययन का वह दृष्टिकोण जो केवल एक व्यक्ति के अनूठे गुणों पर ध्यान केंद्रित करता है क्या कहलाता है, वो कहलाता है इडियोग्राफिक अप्रोच। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना गधों की तरह खराब करके आ जाएंगे, ठीक है। इडियोग्राफिक अप्रोच। अब ये इडियोग्राफिक अप्रोच मतलब ऑलपॉट ने क्या किया था, व्यक्तिगत अध्ययन पे जोड़ दिया था। किसने जोड़ दिया था, एलपॉट ने व्यक्तिगत अध्ययन पे जोड़ दिया था, ठीक है, यही है इडियोग्राफिक अप्रोच। इसके अलावा अगर हम बात करें, हमारे सामने है नोमोथेटिक अप्रोच, नियम परक, ठीक है। ये पूरे समूह के लिए सामान्य नियम बनाने पर ध्यान देता है। किस पे, पूरे ग्रुप के लिए, पूरे ग्रुप के लिए जो आपको नॉर्मल रूल्स बनाने हैं वो बनाने पे ध्यान देता है ये, ठीक है, पूरे ग्रुप के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टैटिस्टिकल अप्रोच, ये क्या होती है, ये डेटा के विश्लेषण की एक विधि है, डेटा के, ठीक है, इसको डाटा मत पढ़िएगा, डेटा होता है, डेटा के विश्लेषण की एक विधि होती है स्टैटिस्टिकल अप्रोच, ठीक है। इसके अलावा बात करें बिहेवियरल अप्रोच, आप बहुत अच्छे से जानते हैं ये, लेकिन किस बिहेवियर, व्यवहार तो है लेकिन सिर्फ बाहरी व्यवहार का अध्ययन होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप डी व्यक्तित्व में जो कि जॉन डेनोलॉट ने दिया था, डेनोलेट ने, डी का क्या अर्थ है और यह किन गुणों को दर्शाता है। डी का अर्थ है डिस्ट्रेस्ड, तनावग्रस्त और नकारात्मक भावनाएं। अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा, जब सिर्फ टफ होती है तो यही टॉपिक उठाए जाते हैं, ठीक है। टाइप डी जॉन डेनोलेट ने दिया था, ठीक है, और डी का अर्थ क्या है, डिस्ट्रेस्ड मतलब तनावग्रस्त और नकारात्मक भावनाएं। ये तो हो गया आपका टाइप डी। इसके अलावा अगर हम बात करें डायनेमिक कौन होता है, टाइप ए वाले होते हैं, डायनेमिक मतलब ऊर्जावान, ये टाइप ए वाले होते हैं, किसके अनुसार, जॉन के अनुसार, ठीक है, जॉन। और डिसिप्लिन कौन होता है, डिसिप्लिन टाइप ए ही नहीं, डिसिप्लिन होते हैं जो ये इससे रिलेटेड ही नहीं है, ये किसी ट्रेड से रिलेटेड है, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, और गलत पढ़ाना भी नहीं चाहिए। डोमिनेंट क्या होता है, ये मतलब जो प्रभुत्व जमाने वाले लोग होते हैं, जिनको कहते हैं जमा रहे हैं, है ना, नेता नगरी टाइप वाले लोग, वो होते हैं डोमिनेंट, ठीक है। नेक्स्ट, कार्ल रॉजर्स और अन्य मानवतावादी मनोवैज्ञानिकों द्वारा व्यक्तित्व मापन के लिए उपयोग की जाने वाली वह तकनीक कौन सी है जिसमें कार्ड्स को मोस्ट लाइक मी से लीस्ट लाइक मी के क्रम में रखा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, तो क्या ये कोई बता सकता है, क्यू सॉर्ट टेक्निक क्या है, कार्ड्स को छांटकर रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ को मापना, ठीक है। मोस्ट लाइक मी और रियल लीस्ट लाइक मी में क्या होता है, एक होता है आपका रियल सेल्फ, दूसरा होता है आपका आइडियल सेल्फ, इनमें बांटा जाता है इसको, ठीक है। ऐसे ये टेस्टिंग होती है, क्यू शॉर्ट टेक्निक बोलते हैं इसको। आई होप ये बात क्लियर होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें टीएटी क्या है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये क्या है, मॉर्गन सॉरी फॉर दैट, मॉर्गन और मरे का क्या, ये कहानी परीक्षण है, क्या है, कहानी परीक्षण है, ठीक है। ये हो गया आपका टीएटी। 16 पीएफ क्या है, ये कैटल का है, किसका है, कैटल का। एक एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, कैटल का है, ये किसका है, कैटल का। इसके अलावा अगर बात करें इंक बॉट किसका है, मैंने आपको बताया था, ये रोशा का है, किसका है, रोशा हरमन रोशा ना, रोशा का है, किसका है, शाही दब्बा परीक्षण है, ठीक है। इसके अब आगे बात करें, नेक्स्ट, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट में कार्ड्स और मनुष्यों के स्थान पर किनके चित्र होते हैं, तो जानवरों के चित्र होते हैं, क्योंकि जानवरों से बच्चे जल्दी अटैच करके अपने आप को सीखते हैं, ठीक है, तो जानवरों के चित्र होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। आई होप ये बातें क्लियर होंगी। नेक्स्ट, हंस आइजेनक के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना में सबसे निचला स्तर कौन सा होता है जो किसी विशिष्ट स्थिति में एक बार होने वाले व्यवहार को दर्शाता है। सबसे निचला स्तर पूछा है तो मतलब आपको सारे स्तर आने चाहिए, अगर एक बार एग्जाम में आ गया तो मतलब वो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है ना। तो पहले तो जान लेते हैं सबसे इनके स्तर को जान लेते हैं क्रम से। तो पहला स्तर कौन सा होता है, क्या कोई ये बात बता सकता है,
तो ये शीर्ष स्तर होता है टाइप, ठीक है। ये विशेषकों का सबसे बड़ा संगठन है, सबसे बड़ा संगठन है विशेषकों का, ठीक है। ये सबसे ऊपर होता है, शीर्ष स्तर है आपका, टॉप पे है, ठीक है। उसके बाद बात करें सेकंड नंबर पे कौन होता है, तो हैबिचुअल रिस्पॉन्स होते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे होते हैं हैबिचुअल रिस्पॉन्स, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर में कौन होता है, ट्रेट। ट्रेट क्या होती हैं, ये आपका आदतों का स्थायी समूह होता है, ठीक है। ये थर्ड नंबर पे होता है। स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ये फोर्थ नंबर पे होता है, ये फोर्थ नंबर में होता है। तो अब आपसे पूछा क्या है कि व्यक्तित्व की संरचना में सबसे निचला स्तर कौन सा होता है, तो आप इसे आराम से कर लेंगे। जहां तक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स किसी स्थिति में एक बार की गई प्रक्रिया ही आपका स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट, स्टेट वर्सेस स्टेट मनोविज्ञान में वह विशेषता जो कम समय के लिए होती है और परिस्थिति के अनुसार बदल जाती है। जैसे परीक्षा के समय की घबराहट परिस्थिति के अनुसार आती है, बाद में चली भी जाती है। बहुत से लोग हैं बेशरम होते हैं, उन्हें होती ही नहीं है ना, तो सॉरी फॉर दैट। तो इसमें क्या बोलेंगे, पर्सनालिटी स्टेट, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, उसे कहते हैं पर्सनालिटी स्टेट, ठीक है। ये हो गई, ये एक अस्थाई स्थिति है, क्या है, एक टेम्पररी स्थिति है। ये बात तो आप समझ गए। पर्सनालिटी ट्रेट क्या है, ये स्थायी गुण होते हैं। कार्डिनल ट्रेट क्या है, हम अभी आगे डिस्कस कर चुके हैं। सरफेस ट्रेट क्या है, क्या ये कोई बता सकता है, ये कैटल द्वारा दिया गया था, बाहरी व्यवहार का गुण है सरफेस ट्रेट, ठीक है। बाहरी व्यवहार का गुण है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बाहरी व्यवहार का गुण है और कैटल ने दिया था, किसने दिया था, कैटल ने दिया था। नेक्स्ट, असेसमेंट एरर, ठीक है। ये एक असेसमेंट एरर है और इसको समझते हैं क्या है। जब कोई उत्तरदाता रेस्पोंडेंट जो होता है किसी व्यक्तित्व परीक्षण में खुद को समाज की नजरों में अच्छा दिखाने के लिए जानबूझकर सकारात्मक उत्तर देता है, तो इस पूर्वाग्रह को क्या कहते हैं। मैं बहुत आसान शब्दों में इस बात को समझाता हूँ। सपोज आपने किसी का कोई एक अच्छा गुण देखा और उसके अनुसार आपने उसको जज कर लिया, अरे यार ये आदमी बहुत ही ज्यादा अच्छा है ना। तो ये जो कमी है, ये कमी है ना, क्योंकि आपने उसकी कोई साइड नहीं समझी, कुछ नहीं समझा, आपने एक बार में उसको अच्छा मान लिया। ऐसा आम जिंदगी में भी सबके साथ होता है, ठीक है यार, वो तो बहुत अच्छा था, मुझे ऐसा पता नहीं था कि वो इतना कमीना है या इतना गंदा है, सॉरी फॉर दैट ऐसे वर्ड्स के लिए। तो ये क्या है, ये कौन सा इफेक्ट है, ये हेलो इफेक्ट है। कौन सा, हेलो इफेक्ट, ठीक है। एक गुण के आधार पे, इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, जब आप एक गुण के आधार पर पूरे व्यक्तित्व का गलत अनुमान लगाते हैं तो उसको हम कहते हैं हेलो इफेक्ट, ठीक है, HALO। आई होप ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट, अब जो आगे टर्म है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये सोशल डिजायबिलिटी बहस क्या है, सामाजिक वांछनीयता पूर्वाग्रह, समाज में अच्छा दिखने के लिए सिर्फ झूठ बोल देना, ये होता है सोशल डिजायरेबिलिटी बायस। लेनियंसी एरर क्या होता है, बहुत अच्छा टर्म है, मूल्यांकन में सबको बहुत अच्छे नंबर देना। जब आप इवैल्यूएशन करते हैं और उसमें सबको अच्छे नंबर दे देते हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तो ये होता है लेनियंसी एरर, ठीक है। इसके बाद बात करें कि रिस्पॉन्स सेट क्या होता है, इसको कोई बता सकता है, बिना सोचे एक ही पैटर्न में उत्तर देना, बिना सोचे एक ही पैटर्न में उत्तर देना क्या होता है, रिस्पॉन्स सेट। फिर से मैं इस बात को रिपीट करता हूं, बिना सोचे एक ही पैटर्न में उत्तर देना होता है रिस्पॉन्स सेट। नेक्स्ट, प्रोजेक्टिव टेस्ट नीश, रोसेनविग पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी मतलब PF स्टडी का उपयोग व्यक्तित्व के किस विशेष पहलू का मापने के लिए किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल व्यक्तित्व की कुंठा और आक्रामकता को मापने के लिए किया जाता है। रोसेनविग ने इसे बाधाओं के प्रति प्रतिक्रिया देखने के लिए बनाया था। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सृजनात्मकता, ये क्या है, सृजनात्मकता यहाँ पे क्या है, ये पता है क्या है, ये गिलफोर्ड का क्षेत्र है। क्या है, गिलफोर्ड का क्षेत्र है, ठीक है। वैसे बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि गिलफोर्ड कौन है, मैंने क्या नाम ले लिया, गिलफोर्ड या टॉरेंस बोल दीजिए, उनका क्षेत्र है ये। नेतृत्व क्षमता क्या है, नेतृत्व क्षमता ये समाजमिति से संबंधित है। अभी समाजमिति क्या है, ये सोशियोमेट्री है। सोशियोमेट्री क्या है, उसके लिए आपको थ्योरीज पढ़नी पड़ेंगी। सीखने की गति क्या है, सीखने की गति यहाँ पे क्या है, ये अधिगम से संबंधित हो गया ना यहाँ पे, इसका तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट, खैर ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और अगर थ्योरीज अच्छी लग रही हैं तो आप कमेंट करिए, मैं और टॉपिक्स आपको दूंगा, ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आऊंगा। और मुझे प्लीज सुपर्स जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन के ठीक बगल से जो हिस्सा होता है सुपर्स, वहां से आप दे सकते हैं ना, सॉरी सुपर्स नहीं इसको बोलते, इसको हाइप बोलते हैं। तो प्लीज इतना करते जाइएगा। एंड आइए लास्ट क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं। अल्पोर्ट ने सेल्फ के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था जो बचपन से वयस्कता तक विकसित होने वाले व्यक्तित्व के 7 पहलुओं को दर्शाता है। मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूं, अल्पोर्ट ने सेल्फ के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था जो बचपन से वयस्कता तक विकसित होने वाले व्यक्तित्व के 7 पहलुओं को, जो बचपन से वयस्कता तक विकसित होने वाले व्यक्तित्व के 7 पहलुओं को दर्शाता है, ठीक है। तो
फास्ट करने के चक्कर में मैं थोड़ा आराम से भी बोल सकता हूँ, है ना, क्यों इतना तेज बोल देता हूँ मैं। खैर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या है? ये फ्राइड का है ना, तो ये तो फ्राइड ने दिया था, नैतिकता से जुड़ा है ये, ठीक है, नैतिकता से जुड़ा है, फ्राइड ने दिया था, ये बात याद रखिएगा। पर सोना क्या है? ये भी गलत है, ये इसका आंसर नहीं होगा, ये बाहरी मुखौटा है, ठीक है, लैटिन मीनिंग होता है इसका। इसके अलावा बात करें ईगो, ईगो किसने दिया था? ईगो भी किसी ने दिया था, किसने दिया था? फ्राइड ने दिया था। ये किससे संबंधित है? ये वास्तविकता से है। किससे संबंधित है? वास्तविकता से संबंधित है, और इसे फ्राइड ने दिया था। प्रोपियम, ये प्रोपियम हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्या? यही है क्या? तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऑलपोर्ट ने सेल्फ के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था जो बचपन से वयस्कता तक विकसित होने वाले व्यक्तित्व के 7 पहलुओं को दर्शाता है? हाँ, तो ये तो प्रोपियम ही है। क्या है? प्रोपियम है। उन्होंने इसके विकास के 7 चरण बताए थे, है ना, 7 चरण बताए थे। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। ये थ्योरीज प्लीज आप पढ़िएगा, एग्जाम के लिए टोटली रेलेवेंट है। Fuel your future with Learnville. Have a bright future in this, and God bless you all. Thanks for watching.